अगर मुख्यमंत्री कायर कमजोर नहीं होता, झूठा नहीं होता, तो उस एफआईआर को दर्ज होने देता नहीं। मुझे पता था जब आप सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कराएंगे। साथ वो राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत के कृपा पात्र होने के नाते सरकारी वकील भी थे। आज तक सरकार उनके खाते में करोड़ों रुपए दे चुकी है। बाड़मेर में जितने नेता हैं, कोई अपराधी मिलेंगे आपको, भूमाफिया मिलेंगे, अवैध खनन करने वाले में लोग मिलेंगे, तो इनकी पार्टनरशिप या शराब का ठेका रात को लेट तक खोलने वाले मिलेंगे, या क्या वो अपराध बिना पुलिस को मंथली दिए चल सकता है? लेकिन कई बार ये घटनाएं सामने आती है कि पुलिस नेताओं के हाथ से खेल गई। मुझे बताइए, मुख्यमंत्री के कृपा पात्र लोग उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? पुलिस की व्यवस्था वैसी है जैसे जलियांवाला बाग में एक अंग्रेज। हमारे राजस्थान में भी नेता इस प्रकार से फायर का आदेश करते हैं। जो अफसर जिनको पोस्टिंग चाहिए, किसी को एसपी बनना है, किसी को आईजी बनना है, किसी को डीजी बनना है, जिसके सिर में गांठ है उसको एमआरआई करानी है, और एसएमएस के सरकारी अस्पताल में 1.5 महीने बाद की अगर डेट मिल रही है, तो इसका मतलब नागरिकों को तो मारने का इनका पर्पज है। भय नहीं लगा कि पता नहीं क्या हो जाए? क्योंकि आजकल यूपी में एक ट्रेंड चल रखा है कि गाड़ियां पलट जाती है 27। आप दूसरों की बात करते हैं, वकीलों को कानून का ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो उसकी पालना नहीं करा पा रहे हैं। तो आपको बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक मेंबर है श्री एमएस सिंघवी, जो सरकारी वकील है अशोक गहलोत साहब के, और उनको सरकार लगभग 1 करोड़ रुपया प्रतिमाह, दोबारा बोलता हूं, यानी हर महीने 1 करोड़ रुपया भुगतान करती है। जब वकीलों ने मांग की थी, तो मैं ये जो कृपा पात्र लोग बता रहा हूं ना, ये वकीलों के खिलाफ उतर गए थे। मैं नाम ले रहा हूं एमएस सिंघवी, और सबको पता है, और वकीलों ने इनके खिलाफ पत्र जारी किया बाकायदा। उसमें मुख्यमंत्री ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी होशियारी से एक बेईमानी डाल दी है। यह वकीलों की निगरानी का एक्ट बना दिया है। बीते कुछ वर्षों में बाड़मेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक नाम बहुत गूंजा, एडवोकेट गोवर्धन सिंह। काफ़ी समय तक जेल में भी रहे, इनके समर्थक सड़कों पर भी नजर आए थे। गोवर्धन सिंह आज बाड़मेर में हैं, उनसे बातें करेंगे, कुछ सवाल जवाब होंगे, और ये जानने की कोशिश होगी कि ये जो पूरा मामला था इसमें वो विख्यात है या फिर सरकार की तरफ से कुख्यात घोषित किए गए हैं। गोवर्धन सिंह जी, जेल से निकलने के बाद व्यक्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वो बाहर लोगों से किस तरीके से नज़रें मिलाएगा। आप तो काफ़ी पुलिस कस्टडी में रहे, जेसीबी हुए, काफ़ी लोग कहते हैं कि जेलें भी आपने देख ली जगह जगह की। बाहर जब निकले तो मन में क्या चीज़ थी, लोगों के जो सवाल थे उनका क्या जवाब था? देखिए, जब हमने कोई अपराध किया होता है तो मन में एक अपराध बोध होता है, और जब हमने किसी को न्याय दिलाने के लिए जो मेरे काले कोट का धर्म निभाया हो, और उसके बाद कोई ताकतवर व्यक्ति ने अपनी सत्ता के अहंकार में कुछ गलत काम किया हो, तो मुझे लगता है कि शर्म तो उसको आनी चाहिए जिसने किया, हमको किस बात की शर्म। और रही बात जेल की, तो मुझे लगता है ये तो एक डिग्री है, स्टार है मुकदमे, और मुझे लगता है राजस्थान का कोई भी नागरिक जो मुझे देख रहे हैं आपके माध्यम से, या आप हैं, या कोई पुलिसकर्मी है, या कोई अन्य व्यक्ति से आप पूछ कर देखिए कि सारे मुकदमे जो है किस प्रकार किए गए थे और कब किए गए थे। तो मुझे लगता है कि इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो आप कहावत है राई का पहाड़ बनाना, तो मेरे मामले बिना राई का पहाड़ राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस ने बनाया। मुझे लगता है सामान्य बुद्धि का हर आदमी ये बात जानता है। पुलिस तो कहते हैं कि जनता की रक्षक होती है, लेकिन कई बार ये घटनाएं सामने आती है कि पुलिस नेताओं के हाथ से खेल गई। ऐसा लगता है कि आजकल ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके बाद ये सोचने को पब्लिक मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, पत्रकार हो के, आप अधिवक्ता हो के मजबूर है कि पुलिस इस तरीके से साजिशों में शामिल क्यों हो? मुझे लगता है कि आप बाड़मेर के रहने वाले हैं। बाड़मेर में जितने नेता हैं, ताकतवर सरकार से जुड़े हुए नेता, और कोई अपराधी मिलेंगे आपको, भूमाफिया मिलेंगे, अवैध खनन करने वाले में लोग मिलेंगे, तो इनकी पार्टनरशिप या शराब का ठेका रात को लेट तक खोलने वाले मिलेंगे, या कोई भी अपराध करने वाले लोग मिलेंगे। क्या वो अपराध बिना पुलिस को मंथली दिए चल सकता है? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर पुलिस में तय कर ले कि साहब अपराध नहीं होने देना, तो एक पत्ता नहीं हिल सकता, चप्पल चोरी नहीं हो सकती। यानी ये जो पुलिस की व्यवस्था वैसी है जैसे जलियांवाला बाग में एक अंग्रेज जनरल डायर ने फायर का आदेश दिया था, और भारतीय जो लोग थे उन्होंने भारतीयों पर गोली चलाई थी। हमारे राजस्थान में भी नेता इस प्रकार से फायर का आदेश करते हैं, और पुलिस जो अफसर जिनको पोस्टिंग चाहिए, किसी को एसपी बनना है, किसी को आईजी बनना है, किसी को डीजी बनना है, वो उन नेताओं के इशारों पर गोलियां चलाते हैं, उन लोगों पर जो उन सरकार में सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों के सच्चाई जनता को बताते हैं। मुझे लगता है ये सारा काम जो है नेता, पुलिस और ऐसे और अन्य जो भ्रष्टाचारी है वो संगठित रूप से करते हैं।
लेकिन जब कोई एक्टिविस्ट गिरफ्तार होता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो आम जनता के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो जब जेल भेजा जाता है तो उसके ऊपर एक ठप्पा दिया जाता है कि ये ब्लैकमेलिंग में लिप्त थे, ये गलत तरीके से लोगों को परेशान कर रहे थे। ऐसे एलिगेशन तो आप पे भी लगे होंगे। मुझे तो पूरे भारत और दुनिया भर से एक आदमी उठाकर दिखाइए, पूरी दुनिया से कोई भी अपराधी, गुंडा, बदमाश, भूमाफिया, हिस्ट्री शीटर या कोई ब्लैकमेलर या कोई भी अन्य प्रकार का अपराधी जो किसी स्टेट के सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर कराने की हिम्मत रखता हो। मुझे लगता है आप बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में कोई गुंडा बदमाश देखिए जो यहाँ के मंत्री, जो यहाँ के एसपी, कलेक्टर या राजस्थान के डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मुकदमा कराने की सोचता है क्या कोई गुंडा? जो कराता है उसमें कुछ न कुछ दम होता है, कुछ न कुछ सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है। अन्यथा न्यायालय ने जो आदेश किया है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिस कारण से मुझे जेल जाना पड़ा, न्यायालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी भूपेंद्र यादव और कई सारे अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का जो ऑर्डर किया था, अगर मुख्यमंत्री कायर, कमज़ोर नहीं होता, झूठा नहीं होता, तो उस एफआईआर को दर्ज होने देता और उसका अनुसंधान करके जनता को बताता ये मुकदमा जो हुआ दर्ज, इसमें कुछ भी नहीं था। 125 दिन तक पीसी में रहे आप, जगह जगह इधर उधर लेके गए, आपको एक मेहमान की तरह पुलिस के साथ रहे, तो उस वक्त भय नहीं लगा कि पता नहीं क्या हो जाए? क्योंकि आजकल यूपी में एक ट्रेंड चल रखा है कि गाड़ियाँ पलट जाती है, 27 के ऊपर कई सवाल भी खड़े होते हैं। ऐसा कभी मन में अंदेशा नहीं आया कि परिवार का क्या होगा? डर क्यों नहीं लगा? ये सवाल वो लोग जानना चाह रहे हैं जो लोग एक्टिविस्ट बनने की सोच रखते हैं, जो ये सोचते हैं कुछ समाज के लिए करें, वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसे डर लगे तो उसको भगाने के लिए गोवर्धन सिंह ने क्या किया, हम भी करना चाहते हैं। देखिए, पुलिस कस्टडी में जब मैं था, 27 अप्रैल 2022 की बात है और 28 अप्रैल को मुझे कोर्ट में पेश किया था। और कोर्ट के बाहर अगर आपने वीडियो देखे हों तो मैं देशभक्ति के नारे लगाने वाला व्यक्ति था। मुझे लगता है कि देश आज़ाद सच में हुआ नहीं, गोरे अंग्रेज गए हैं, काले अंग्रेज आ गए हैं और आज भी हालात उतने बद से बदतर हो चुके हैं। मुझे बताइए, आज कौन व्यक्ति है जो आसानी से जी पा रहा है? चाहे वो किसी भी कारण से, वो पटवारी से दुखी होगा, कोई ग्राम सेवक से दुखी होगा, कोई पुलिस के एसएचओ से दुखी होगा, कोई सेलटेक्स के अफसर से दुखी होगा, जो अनावश्यक किसी को जीने नहीं दे रहे हैं, कोई ट्रैफिक कांस्टेबल से दुखी होगा, कोई न कोई किसी न प्रकार से सरकार और सरकार के लोग उसको दुखी करते हैं। बताइए, आज क्या आपका बच्चा सरकारी स्कूल में या किसी भी ढंग के परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है? क्या कोई भी हमारे परिवार का सदस्य सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकता है? मैं जयपुर में एक दिन एसएमएस अस्पताल में गया, किसी को अचानक एमआरआई कराने की जरूरत पड़ी, डॉक्टर ने कहा इसके सिर में कोई गांठ हो सकती है, एमआरआई कराइए। तो एमआरआई कराने के तो 1.5 महीने बाद की डेट मिली। अब मुझे बताइए, जिसके सिर में गांठ है उसको एमआरआई करानी है और एसएमएस के सरकारी अस्पताल में 1.5 महीने बाद की अगर डेट मिल रही है, तो इसका मतलब नागरिकों को तो मारने का इनका पर्पज है। अच्छा गोवर्धन जी, जब आप जेल में थे, परिवार आपके साथ सशक्त रूप से था, आपकी बेटी की कभी पोस्ट हम पढ़ते थे, उनको किस तरीके से आपने इसके लिए मजबूत किया कि मैं भले ही जेल में हूँ लेकिन संघर्ष जो है वो कम नहीं होगा, संघर्ष का जो दम है वो कम नहीं होगा? मैं बच्चों की बात नहीं करता, मैं तो जो लोग मुझे देख रहे हैं या आप मेरे सवाल कर रहे हैं, आप सब लोग भी हमारे जो क्रांतिकारी थे उनका जीवनी पढ़ लीजिए आप, और मुझे लगता है ये डर जो है आपका अपने आप ही निकल जाएगा। बच्चों का तो निकल ही जाएगा, आपका भी निकल जाएगा। एक बार आप अच्छे मन से हमारे क्रांतिकारियों को पढ़िए। जिस आज़ाद देश में आप आज सांस ले रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान है, बहुत सारे लोगों की उसमें खून दिया हुआ है, खून बहाया है जिन्होंने। वो जो लोग हैं उनको एक बार उनकी जीवनी पढ़िए। उन्होंने अपने घर परिवार बच्चों के कभी नहीं सोची और उन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया। मुझे लगता है ऐसे लोग जब खड़े हो जाएंगे, बड़ी संख्या में खड़े हो जाएंगे, जो हो चुके हैं। आपने मेरे मामले में देखा होगा, राजस्थान में ऐसा कोई तहसील स्तर पर मुख्यालय नहीं होगा, जिला मुख्यालय नहीं होगा, जहां पर लोग सड़कों पर नहीं निकले हों, बात ज्ञापन की होगी, कोर्ट में 150 लोग वकालतनामे पर सिग्नेचर करके वकील खड़े होते थे। वो तो सत्ता है, कहीं ना कहीं बेईमानों के खिलाफ जब आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये होगा। और मैं भी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे पता था जब आप सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कराएंगे। और अन्यथा आप राजस्थान में ढूंढिए कि मुझे मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर करानी, देखिए आप कितने लोग साथ चलते हैं। आज़ादी से पहले भी इतने ही मतवालों ने अपने जीवन को दांव पर लगाया था और आज तो संख्या बहुत बढ़ चुकी है। अच्छा, एक और चीज़, आपकी वकालत पर भी प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए गए। क्या जब आप जेल में थे तभी उन दिनों में आपने इस समाचार सुने होंगे,
मन में कुछ चीज़ आई होगी कि बिना पक्ष सुने या बिना जाने ये क्यों फैसला लिया गया? देखिए, ये सामान्य व्यक्ति इस बात को जानता नहीं कि वकील क्या होता है और वकीलों की संस्था क्या होती है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जो है, वहाँ पर कई सारे वकील जब वोट देते हैं तो उनमें से जीत करके जो 25 सदस्य आते हैं वो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के मेंबर बनते हैं। जब मैं जेल में था तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष थे श्री सुनील बेनीवाल वकील साहब, और इसके साथ साथ वो राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत के कृपा पात्र होने के नाते सरकारी वकील भी थे। आज तक सरकार उनके खाते में करोड़ों रुपए दे चुकी है। और उदाहरण बताता हूं आपको, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक मेंबर है श्री एम एस सिंघवी, जो सरकारी वकील है अशोक गहलोत साहब के, और उनको सरकार लगभग 1 करोड़ रुपया प्रति माह, दोबारा बोलता हूं, यानी हर महीने 1 करोड़ रुपया भुगतान करती है। अभी जो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है घनश्याम सिंह राठौड़, वह अभी सरकारी वकील है। और जिन वकीलों को मेरे खिलाफ कमेटी में मेंबर बनाया गया, श्री चिरंजीव लाल सैनी, वह भी सरकारी वकील है, उनके खाते में भी अशोक गहलोत साहब ने करोड़ों रुपए डाल चुके हैं। मुझे बताइए, मुख्यमंत्री के कृपा पात्र लोग उनसे क्या अपेक्षा करते हैं, और मुख्यमंत्री उनसे अपेक्षा क्यों नहीं करें? हमारे मारवाड़ी में कहावत है, जिसकी खाएं बाजरी उसकी बजाय हाजिरी। तो जो आदेश मेरे खिलाफ हुआ, मेरी वकालत रद्द की जब मैं जेल में था, तो मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया जेल में, और खट ऑर्डर कर दिया। हालांकि वो ऑर्डर दिल्ली से स्टे हो गया, तो जैसे ही दिल्ली से ऑर्डर स्टे हुआ, इन्होंने दूसरा ऑर्डर कर दिया, वही जज, वही शिकायत, वही फैक्ट, और फिर दोबारा से ऑर्डर, और यह भी जब दिल्ली से स्टे हो जाएगा तीसरा कर देंगे। मुझे लगता है मैं केवल इन सब लोगों की सच्चाई राजस्थान के 1 लाख वकीलों तक पहुंचाना चाहता हूं, जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि सभी बेईमान संगठित हैं। अच्छा, तो बाजरी खिलाने वाले बैठे हैं, हाजिरी भरने वाले बैठे हैं, फिर गोवर्धन सिंह दूसरा पैदा नहीं हो, कोई ऐसे ही प्रताड़ित न हो, इसके लिए क्या कोई जन आंदोलन या फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सूबे में जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं आप अपने साथ? मेरे अलावा आपने ऐसे कितने सिविलियन देखे हैं जिनको जनता से, यानी नागरिकों से, मालिकों से या वकीलों से, जूनियर वकीलों से इतना प्यार, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिलता है। मुझे लगता है ये जो मिल रहा है, मुझे लगता है ये आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, बहुत सारे लोग, आप लगातार सोशल मीडिया से मेरे जुड़े हुए हैं, ऐसा कौन सिविलियन है और ये प्यार कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है, आपको लगता है गोवर्धन सिंह एक है, लेकिन मैं कहता हूँ बाड़मेर में ही सैकड़ों गोवर्धन सिंह मौजूद हैं जो किसी भी हद तक लड़ने के तैयार हैं, और इन भ्रष्टाचारियों को उनका भय लगता है। बाड़मेर इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जहां पर ये एक राय होके, मुखर होके अपनी आवाज़ उठा सके, अपनी बात रख सके? क्योंकि आज के समय में ऐसा लगता नहीं कि कोई आदमी, जैसा आपने पहले उदाहरण दिया कि बाजरी जिसकी खाते हैं उसकी हाजिरी बजाने वाले, ऐसे लोगों की अधिकता है। तो क्या एक संगठन तैयार करने को सोच रहे हैं? आप आज जैसे बाड़मेर आए हैं, इससे पहले भी कई जिलों में गए होंगे, आगे भी कई जिलों में जा रहे हैं, तो क्या एक ऐसी टीम या ऐसे माइंडसेट के लोग जो सही बात के लिए सत्ता से भी लड़ने से डरते ना हो, क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको साथ जोड़ा जा रहा है? हाँ, ये बात सही है कि ये सब लोग, जो जनता जैसे जैसे जागरूक हो रही है, तो जागरूक नागरिकों यानी मालिकों में से जो लोग आगे बढ़कर कुछ अच्छा कर रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं, हिंद की जय कर रहे हैं, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से और उनसे मिल करके और उनको जोड़ा जा रहा है। और ये सब लोग, चाहे वो एक्टिविस्ट हों, चाहे वो एसीबी में भ्रष्टाचारियों को ट्रैप कराने वाले लोग हों, चाहे वो वकील हों, चाहे ऐसे और अन्य लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों, जिनको कहीं लगता है कि वो जब भी अच्छा करते हैं, कोई अच्छी खबर चलाते हैं या कोई जनता को सच्चाई बताते हैं, जनता को अधिकारों से अवगत कराते हैं और उनका भ्रष्टाचारी दमन करते हैं, उन सब लोगों को एक मंच पर लाने का काम चल रहा है। जल्दी आपको इसके परिणाम सामने आएंगे। सरकार ने प्रोटेक्शन अभी एक एक्ट बनाया है, क्या लगता है कि इसका कितना बड़ा फायदा होगा? देखिए, जब वकीलों ने मांग की थी तो मैं ये जो कृपा पात्र लोग बता रहा हूँ ना, ये वकीलों के खिलाफ उतर गए थे। इनमें नाम ले रहा हूँ, एम.एस. सिंघवी, सबको पता है, और वकीलों ने इनके खिलाफ पत्र जारी किए बाकायदा। तो ये चाहते ही नहीं थे एडवोकेट एक्ट आ जाए, और अब भी जो एडवोकेट एक्ट आया है उसमें मुख्यमंत्री ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी होशियारी से एक बेईमानी डाल दी है। यह वकीलों की निगरानी का एक्ट बना दिया है। मतलब कुल मिलाकर इसमें इतनी सारी कमियां हैं कि ये ज़्यादा वकीलों का फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करने के लिए काम कर रही है। क्योंकि बड़े जो लोग थे, कहीं ना कहीं जो पावर में लोग थे, चाहे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लोग हों, चाहे सरकार से प्रभावित लोग हों, चाहे सरकार कृपा पात्र लोग हों, वो जुड़े रहे, विरोध चलता रहा, विधानसभा में विरोध हुआ, लेकिन वो जैसा एक्ट पास होना चाहिए था वकीलों के हित में, वकीलों की सुरक्षा के लिए, वो नहीं पास हुआ है। मुझे इसका बड़ा दुख है। अच्छा,
कई आपके विरोधी और जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं कि इसके पीछे कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं है। तो गोवर्धन सिंह इन फ्यूचर अपने संगठन या अपने लोगों के साथ जो आप अभी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आगे राजनीतिक रूप से इसमें कोशिश करें? देखिए, ये सवाल मैं बहुत वर्षों से झेल रहा हूँ। जब मैं बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में, सीबीआई में, कोर्ट में, पुलिस में मुकदमे करा रहा था, आरपीएससी के चेयरमैन हबीब खान गौरान जो बाद में ने पेपर चोरी पकड़ा उसके खिलाफ भी मुकदमे कर रहा था, तो ये सवाल 2006 से मैं झेल रहा हूँ। और मुझे लगता है मैं जन्म से लेकर आज तक किसी भी राजनीतिक दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं रहा हूँ। 2006 के बाद 2008 के चुनाव आए विधानसभा के, मैं तो लड़ा नहीं। फिर बाद में 2008 के बाद अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, पूरा देश देश उनके साथ था, हम भी उस आंदोलन में साथ थे। लोगों ने कहा साहब चुनाव लड़ेगा, हम तो फिर भी 2013 के चुनाव आ गए, नहीं लड़े। फिर लोगों ने कहा ये जयपुर गया है, बड़ी प्लानिंग से चुनाव लड़ेगा, निश्चित रूप से 2018 का भी चुनाव चला गया। तो ये सवाल उठते रहेंगे, लेकिन मैं एक बात आज सब परिस्थितियों को देखने के बाद कहता हूं, मैं हर वो काम करूंगा जिसके माध्यम से एक सामान्य नागरिक के जीवन में सुधार आए, उसके साथ अन्याय नहीं हो और उसके अधिकारों की रक्षा हो। जो संविधान में लिखा हुआ है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, जो लोकतंत्र की परिकल्पना है, उसको साकार करने के लिए कुछ भी करना पड़ा, पवित्र साध्य तक पहुंचने के लिए कोई भी साधन अपनाना पड़ा, वो अपनाऊंगा। अंतिम रूप से मेरा ये जो जीवन है, शेष जीवन है, जो दोबारा जीवन मुझे किसी प्रकार से मिला है जनता के प्यार से, जनता के आशीर्वाद से, उसको जनता के हित में ही लगाना है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल, आम जनता विधि कानून के बारे में अपनी समझ नहीं रखती, क्या ऐसा लगता है कि एक अभियान छेड़ना चाहिए जिससे आम जनता को इस बात की परख हो कि कौन सा कानून क्या है और किस तरीके से उसका गलत उपयोग रोका जा सकता है? यहाँ मैं थोड़ी सी मत भिन्नता रखता हूँ। आप आम जनता की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ राजस्थान में 1 लाख रजिस्टर्ड वकील है, यानी लगभग 1 लाख लोग वकालत कर रहे हैं। आम जनता कानून की बात करें, मैं कह रहा हूँ इन वकीलों का सैकड़ों करोड़ रुपया बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पास है। कानून में लिखा हुआ है धारा 4 में कि ये सब रुपये का हिसाब किताब और अन्य जानकारियाँ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान अपनी वेबसाइट डालेगी। आप दूसरों की बात करते हैं, वकीलों को कानून का ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो उसकी पालना नहीं करा पा रहे हैं। आम जनता कानून की बात कहाँ करेगी? मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि 10वीं क्लास में ही एक विषय विधि को जानने का होना चाहिए, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है विधि नहीं जानता यह माना नहीं जाएगा। भाई विधि जानता ही है, इसलिए एक विषय 10वीं क्लास से या 9वीं क्लास से या 8वीं क्लास से हर एक बालक को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उसके अधिकारों का ज्ञान हो, और अधिकारों का ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से हिंद की जय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट गोवर्धन सिंह आज बीकानेर से, जयपुर से बाड़मेर आए हैं और कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कई ज़िलों में भी गए हैं। इनके जेल के अनुभवों पे हमने बातचीत की, क्योंकि मैं खुद जेल जा चुका हूं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इनके और मेरे जेल के अनुभव में क्या क्या फ़र्क है। लेकिन चूंकि राजस्थान सरकार के मुखिया से ये टकराए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के ऑर्डर भी करवाए, जिसके बाद जो स्थिति बनी वो पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत ने देखी है। इन्होंने एक बड़ी बात कही कि 10वीं क्लास के बच्चों से ही विधि के प्रति, कानून के प्रति समझ बढ़ाने के लिए एक कोर्स, एक पाठ्यक्रम में हिस्सा शामिल होना चाहिए, ताकि कानूनों का गलत दुरुपयोग नहीं हो। सहयोगी जसराज जांगड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।